हाय एंड वेलकम टू लेसन नंबर 3 ऑफ सेक्शन नंबर 13। अभी मैंने आपको बेसिकली लेसन नंबर 2 में क्रिटिकल पाथ मेथड की एक एग्जांपल कराई और उसमें हमने डायग्राम को देख के जो क्रिटिकल पाथ की डेफिनेशन है उसकी डिस्कशन की। जैसे हमने कहा कि जी क्रिटिकल पाथ क्या है। क्रिटिकल पाथ इज़ द लॉन्गेस्ट पाथ इन नेटवर्क डायग्राम विच इज़ द शॉर्टेस्ट टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट एंड हैज़ लीस्ट अमाउंट ऑफ स्लैक और फ्लोट। लेकिन जाहिर सी बात है जब हम इसको रियल लाइफ में करेंगे तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि जनाब हम एक डायग्राम बनाएं और उसको जो है वो हर जगह जहाँ डिपेंडेंसीज आ रहे हैं वहाँ पे चेक करें। हमने आपके लिए एक डायग्राम डेवलप की है जो कि इस वक्त आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। इस डायग्राम में आपके पास बेसिकली ए से लेकर एच तक जो है टोटल 8 एक्टिविटीज़ हैं और हमने हर एक्टिविटी की जो है यहाँ पर जो है आपको ड्यूरेशन दिखाई है। देखिए ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है ये थोड़ी सी डिफरेंट है जो आपने अभी से थोड़ी देर पहले देखी थी। आई वुड से कि जो मैंने आपको लेसन नंबर 2 में डायग्राम दिखाई थी इसको आप एरो डायग्रामिंग मेथड या एक्टिविटी ऑन एरो भी कह सकते हैं और यहाँ पर हम इसको काइंड ऑफ प्रेसिडेंस डायग्रामिंग मेथड या एक्टिविटी ऑन नोड भी कह सकते हैं। मैंने आपको साथ में एक PDF शीट भी दी है एंड आई वुड रिकमेंड यू कि आप उसको मेरे साथ साथ इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें। आप उस शीट को डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट निकालें एंड देन यू शुड स्टार्ट द एक्टिविटी विद मी। हम जनरली क्रिटिकल पाथ मेथड मालूम करने की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हम कोई भी एक मेथड यूज़ कर सकते हैं जिसमें से 2 अवेलेबल हैं। एक को हम कहते हैं ज़ीरो मेथड और दूसरे को हम कहते हैं 1 मेथड। अब चाहे मैं क्रिटिकल पाथ मालूम करने के लिए 0 मेथड यूज़ करूं या 1 मेथड यूज़ करूं, दोनों में मुझे 2 स्टेप्स करने होते हैं। यानी कि 0 मेथड के लिए भी यही 2 स्टेप्स करने हैं और 1 मेथड के लिए भी मुझे यही 2 स्टेप्स करने हैं। तो हम इस एक्सरसाइज में बेसिकली 0 मेथड को यूज़ कर रहे होंगे और जो पहला स्टेप होगा वो होगा फॉरवर्ड पास और जो दूसरा स्टेप होगा उसमें हम वापस आ रहे होंगे, हम कहेंगे कि हमने बैकवर्ड पास को जो है परफॉर्म करना है। और हमने देखना है कि हमारी एक एक्टिविटी किस तरह से जो है वो कैलकुलेट हो सकती है या इंडिविजुअल एक्टिविटी किस तरह से कैलकुलेट होगी ताकि हम ओवरऑल प्रोजेक्ट के जो है वो क्रिटिकल पाथ तक पहुंच सकें। क्रिटिकल पाथ तक पहुंचने के लिए आप यहाँ देख रहे हैं कि अभी तक हम हर एक्टिविटी की एक ही एट्रीब्यूट को देख रहे थे। वो एट्रीब्यूट क्या था? हमारे पास ड्यूरेशन। लेकिन अब हमारे पास एक्टिविटी के 5 एट्रीब्यूट्स हैं। वो क्या है? अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट, लेट फिनिश एंड ड्यूरेशन। और मैंने आपको वो जो मैं बताया था तो मैंने साथ साथ आपको इसकी डायग्राम भी डिस्प्ले की। अब अगर हम आते हैं अपनी इस ओवरऑल एग्जाम्पल की तरफ जिसमें मैंने कहा कि आपके पास जो है वो 8 एक्टिविटीज़ हैं, तो हमारे पास पहली एक्टिविटी है एक्टिविटी ए जिसकी हमारे पास 15 डेज़ की ड्यूरेशन है। दूसरी एक्टिविटी है हमारे पास बी जो कि ए पर डिपेंड कर रही है, इसकी 10 डेज़ की एक्टिविटीज़ है। और बी के बाद हमारे पास बेसिकली 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, एक्टिविटी सी और एक्टिविटी ई। एक्टिविटी सी के हमारे पास जो है वो 16 डेज़ हैं और फिर उसके बाद सी के बाद डी है उसके 12 डेज़ हैं। इसी तरह अगर हम नीचे आते हैं तो हमारे पास आप देख रहे हैं कि एक्टिविटी ई है और एक्टिविटी ई के 4 डेज़ हैं, फिर एक्टिविटी एफ है उसकी 8 डेज़ हैं और एक्टिविटी जी जो है उसके हमारे पास 13 डेज़ हैं। एंड देन हमारे पास डी और ई जो है डी और जी जो है वो मिल के आपका एक्टिविटी एच को कनेक्ट कर रहे हैं और एक्टिविटी एच बेसिकली जो है वो इज़ दी लास्ट एक्टिविटी। तो एक्टिविटी ए से शुरू कर रहे हैं और हम एच तक जा रहे हैं। तो हम करते हैं कि हमने 0 मेथड के ज़रिए इन 8 एक्टिविटीज़ से अपना क्रिटिकल पाथ मालूम करना है और ये देखना है कि हमारा लॉन्गेस्ट पाथ क्या है और शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन भी जो वही है और हमारी एक्टिविटी का फ्री फ्लोट या टोटल फ्लोट क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं पहली एक्टिविटी से। आपके पास हर एक्टिविटी के जैसे मैंने कहा 5 एट्रीब्यूट्स हैं। मैंने स्पेसिफिकली आपको हर एक्टिविटी में जो 4 बॉक्सेस बना के दिए और ड्यूरेशन बीच में लिखी है। तो हम ये कहते हैं कि जो हमारी पहली एक्टिविटी है ए, उसका जो अर्ली स्टार्ट है वहाँ पर आप अर्ली स्टार्ट को जो मैंने बॉक्स के अंदर बॉक्स बना के दिया है उसके अंदर आप जो है वो लिख देंगे 0। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे भी दिखाया आपको कि एक्टिविटी ए का अर्ली स्टार्ट क्या हो गया 0, क्योंकि हम 0 मेथड कर रहे हैं। अगर एक एक्टिविटी से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है तो हम उस पर 0 लिखेंगे। अगर 3 या 4 एक साथ एक्टिविटीज स्टार्ट हो रही हैं या जितनी भी एक्टिविटीज़ एक साथ शुरू हो रही हैं हर एक्टिविटी के अर्ली स्टार्ट में हम क्या लिखेंगे? 0 जो है वो हम लिखेंगे। फिर अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास एक्टिविटी ए का अर्ली फिनिश क्या है, तो जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है कि अर्ली स्टार्ट प्लस ड्यूरेशन विल बी योर अर्ली फिनिश। तो एक्टिविटी ए का जो हमारे पास अर्ली फिनिश बनेगा वो क्या बनेगा? 15 डेज बनेगा। अब हमारे पास एक्टिविटी बी आती है। हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास एक्टिविटी ए का अर्ली फिनिश है वही एज इट इज़ हम एक्टिविटी बी में ऐड कर देते हैं या एक्टिविटी बी में लिख देते हैं। तो हमारे पास एक्टिविटी बी का अर्ली स्टार्ट क्या बन जाएगा? 15 बन जाएगा और एक्टिविटी बी की ड्यूरेशन कितनी है हमारे पास? कितनी? 10। ओके, सो हमारे पास जो ओवरऑल एक्टिविटी बी का अर्ली फिनिश बनेगा तो कितना बनेगा? 25। अब चूंकि हम ये देखते हैं कि एक्टिविटी बी से हमारे पास एक्टिविटी सी और एक्टिविटी ई में जो है इनपुट जा रहा है, तो दोनों का, सी का भी और ई का भी,
दोनों का अर्ली स्टार्ट हम क्या लिख देंगे 25 लिख देंगे। तो हमारे पास सी का भी अर्ली स्टार्ट 25 है और ई का अर्ली स्टार्ट भी जो है वो 25 है। सी की ड्यूरेशन अगर हम पहले ऊपर वाली रॉ को कंप्लीट कर लें तो हम कहते हैं सी का जो ड्यूरेशन है वो हमारे पास 16 डेज है। तो 25 प्लस 16 कितना हो जाएगा हमारे पास 41 हो जाएगा। तो सी का अर्ली स्टार्ट 25 है और सी का अर्ली फिनिश क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा। अब यही 41 हम डी में कैरी कर लेंगे तो डी की जो ड्यूरेशन है हमारे पास वो कितनी है 12 डेज है। डी का अर्ली स्टार्ट हो जाएगा 41 और डी का अर्ली फिनिश कितना हो जाएगा हमारे पास 53। तो हमारे पास जो है वो यहाँ तक आ गया। अब डी जो है बेसिकली एच को ज्वाइन कर रहा है लेकिन डी अकेले ज्वाइन नहीं कर रहा, डी के साथ साथ जी भी आ रहा है। तो पहले हम नीचे वाली रॉ को कंप्लीट कर लेते हैं। तो अगर हम देखते हैं ई, तो ई का हमारे पास अर्ली स्टार्ट जो कि 20 आया था वो था 25 और ई की ड्यूरेशन हमारे पास 4 है। तो बेसिकली 25 प्लस 4 कितना हो जाएगा 29। तो ई का अर्ली फिनिश क्या हो गया हमारे पास 29 हो गया। फिर ई से हम जाते हैं एफ पे। एफ की ड्यूरेशन हमारे पास 8 डेज है। तो एफ का अर्ली स्टार्ट जो कि ई से हमें मिलेगा वो क्या हो जाएगा 29 एंड 29 प्लस 8 हमारे पास कितना हो जाएगा 37। तो ई का अर्ली स्टार्ट हो जाएगा 29 और अर्ली फिनिश कितना हो जाएगा हमारे पास 37। एफ के बाद हम चले जाएंगे एफ के बाद हम चले जाएंगे जी पे और जी का अर्ली स्टार्ट क्या है हमारे पास, जी का अर्ली स्टार्ट है 37 और जी का अर्ली फिनिश क्या हो जाएगा हमारे पास 50 बिकॉज जी की जो ड्यूरेशन है वो कितनी है 13 डेज है। तो अगर मैं ई एफ जी को देखूं तो ई का अर्ली स्टार्ट है 25, ई की ड्यूरेशन है 4 डेज। तो 25 प्लस 4 29 हो गया। फिर हम अगर एफ की बात करते हैं तो एफ का अर्ली स्टार्ट 29 है और एफ की अर्ली फिनिश उसकी ड्यूरेशन की वजह से कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। अगर मैं जी की बात करूं तो जी का जो मेरे पास बेसिकली अर्ली स्टार्ट है वो 37 है और जी की ड्यूरेशन 13 डेज है। तो जी का अर्ली फिनिश क्या हो जाएगा 50। तो अब हमारे पास डी की जो अर्ली फिनिश है वो 53 है और जी का अर्ली फिनिश जो है वो 50 है। तो 53 और 50 में से हमारे पास जो इनपुट जाएगा एच में वो मैक्सिमम जाएगा। जब भी हम ज्वाइन करते हैं तो हम मैक्सिमम लेते हैं। तो एच का अर्ली स्टार्ट हो जाएगा 53 और एच का अर्ली फिनिश चूंकि एच की ड्यूरेशन 5 डेज है तो कितना जाएगा 58। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे प्रोजेक्ट की जो टोटल ड्यूरेशन है वो क्या है हमारे पास 58 डेज है और जो क्रिटिकल पाथ है वो क्या है ए बी सी डी एंड एच। ये हमारा जो है वो क्रिटिकल पाथ है और हमने कहा था कि क्रिटिकल पाथ क्या है लॉन्गेस्ट पाथ इन द नेटवर्क डायग्राम है और वही लॉन्गेस्ट पाथ हमारे लिए क्या है शॉर्टेस्ट टाइम है बेसिकली टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो हमने इस तरह से अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश को कैलकुलेट करते हुए हम जो है वो अपना फॉरवर्ड पास हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं बैकवर्ड पास की तरफ। बैकवर्ड पास में हम क्या करते हैं जो हमारी आखिरी एक्टिविटी और आखिरी एक्टिविटी कौन सी है एच। हम क्या करते हैं जो एक्टिविटी एच का अर्ली फिनिश है वो क्या है 58, उसी को उस एक्टिविटी का लेट फिनिश बना देते हैं। हमारे पास एक्टिविटी एच का अर्ली स्टार्ट है 53, एक्टिविटी एच का अर्ली फिनिश है 58 और एक्टिविटी एच का ही लेट फिनिश क्या है 58। जब हमने फॉरवर्ड पास किया था तो हम प्लस करते हुए गए थे, जब हम बैकवर्ड पास करेंगे तो माइनस करते हुए जाएंगे। तो 58 में से 5 माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 53 आ जाएगा। तो मेरे पास एक्टिविटी एच का अर्ली स्टार्ट 53, एक्टिविटी एच का अर्ली फिनिश जो है वो 58, एक्टिविटी एच का लेट स्टार्ट 53 और एक्टिविटी एच का जो लेट फिनिश है वो 58 है। अब हम क्या करेंगे कि एच चूंकि जहाँ जहाँ से आया था वापस जाएगा तो एक्टिविटी डी का जो हमारे पास लेट फिनिश होगा उसको भी 53 कर देंगे और साथ साथ जो एक्टिविटी जी है उसके लेट फिनिश को भी हम जो है वो 53 कर देंगे। अगर मैं पहले ऊपर वाली रो को करूं तो मैं कहता हूं एक्टिविटी डी का जो हमारे पास लेट फिनिश आया वो आया 53 में से जो डी की ड्यूरेशन है 12 माइनस करूंगा तो 41 आ जाएगा। तो मेरे पास एक्टिविटी डी का जो लेट स्टार्ट होगा वो कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। इसी तरह हम यही 41 जब वापस सी में लेके जाएंगे तो सी का जो लेट फिनिश होगा वो 41 हो जाएगा और 41 में से 16 को मैं माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा कितना 25। ओके सो हमारे पास एक्टिविटी सी का जो लेट स्टार्ट है वो 25 है। तो अगर हम देखें एक्टिविटी सी का अर्ली स्टार्ट 25, एक्टिविटी सी का अर्ली फिनिश 41, एक्टिविटी सी का लेट स्टार्ट 25 और एक्टिविटी सी का जो लेट फिनिश है वो 41 है। अब हम नीचे वाली रॉ को देख लेते हैं जी का हमारे पास जो लेट फिनिश आ रहा है वो आ रहा है 53 में से 13 को मैं माइनस करूंगा जो कि जी की ड्यूरेशन है तो मेरे पास उसका लेट स्टार्ट आ जाएगा तो वो हो जाएगा 40। तो हमारे पास जो जी का अर्ली स्टार्ट है वो होगा 37 और जो अर्ली फिनिश होगा वो होगा 50 और इसी तरह हमारे पास जो लेट फिनिश होगा वो 53 होगा और लेट स्टार्ट होगा 40। यही हम जी का जो 40 हमारे पास लेट स्टार्ट आया उसको हम मूव कर देंगे आपके एफ में। एफ का जो लेट फिनिश है वो 40 हो जाएगा, 40 में से 8 माइनस करूंगा तो मेरे पास एफ का लेट स्टार्ट आ जाएगा वो क्या होगा 32। तो एफ का अर्ली स्टार्ट है 29,
अर्ली फिनिश है 37, एफ का लेट स्टार्ट है 32 और एफ का जो लेट फिनिश है वो कितना है हमारे पास 40। यही 32 जो लेट स्टार्ट है एफ का हम मूव कर देंगे ई में। सो ई का जो मेरे पास लेट फिनिश है वो कितना हो जाएगा 32 में से 4 माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 28। तो ई का जो लेट स्टार्ट हो जाएगा वो मेरे पास कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो जो हमारे पास ई की कंपोजिशन बनी वो क्या बनी कि ई का अर्ली स्टार्ट है 25, ई का अर्ली फिनिश है 29, ई का लेट स्टार्ट है 28 और ई का लेट फिनिश कितना है हमारे पास 32। अब सी और ई में से किसी एक का लेट स्टार्ट जाएगा बी में, तो हम ये कहते हैं कि जब हम फॉरवर्ड पास कर रहे होते हैं तो मैक्सिमम लेते हैं और जब हम बैकवर्ड पास करते हैं तो हम मिनिमम लेते हैं। तो हमारे पास बी में जो उसका लेट फिनिश आएगा वो आएगा 25, फिर हम 25 में से 10 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बी का लेट स्टार्ट आएगा वो आएगा 15। तो जो बी की कंपोजिशन बनी वो कुछ इस तरह से बनी कि बी का अर्ली स्टार्ट है हमारे पास 15, बी का अर्ली फिनिश है 25, बी का लेट स्टार्ट है मेरे पास 15 और बी का जो लेट फिनिश है वो है 25। फिर यही 15 जो बी का लेट स्टार्ट है हम मूव कर देंगे ए में। ए का जो हमारे पास लेट आप कह सकते हैं कि फिनिश बनेगा वो 15 है और 15 में से 15 जाएंगे तो 0। तो यू कैन सी कि हमारी जो ओवरऑल है वो इक्वेशन बैलेंस हो गई है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट का फॉरवर्ड पास भी कंप्लीट हो गया और बैकवर्ड पास भी कंप्लीट हो गया। हमारे प्रोजेक्ट का जो क्रिटिकल पाथ है वो लॉन्गेस्ट पाथ है और लॉन्गेस्ट पाथ बन रहा है ए बी सी डी और एच। तो हमने फॉरवर्ड पास भी कंप्लीट कर लिया और बैकवर्ड पास भी कंप्लीट कर लिया। नाउ व्हाट आई वांट यू इज कि आप आठों के आठों जो आपके बॉक्सेस हैं इनके ऊपर एफ एफ लिख दें। सो प्लीज क्विकली, ए के ऊपर एफ एफ, बी के ऊपर एफ एफ, सी के ऊपर एफ एफ, डी के ऊपर एफ एफ, ई के ऊपर एफ एफ, एफ के ऊपर एफ एफ, जी के ऊपर एफ एफ और एच के ऊपर एफ एफ। डन? श्योर? वेरी गुड। नाउ इसी तरह आप हर एक्टिविटी के बॉटम पे टी एफ लिखते हैं टोटल फ्लोट का। तो हम ये कहते हैं एक्टिविटी ए के बॉटम में टी एफ, बी के बॉटम में टी एफ, सी के बॉटम में टी एफ, डी के बॉटम में टी एफ है, ई के बॉटम में टी एफ के बॉटम में टी एफ, जी के बॉटम में टी एफ और एच के बॉटम में टी एफ। अब मुझे मालूम करना है फ्री फ्लोट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्री फ्लोट? देखिए, जिस भी एक्टिविटी का फ्री फ्लोट मालूम करना हो, लेट्स सपोज मुझे एक्टिविटी ए का फ्री फ्लोट मालूम करना है, तो फॉर्मूला ये है कि फ्री फ्लोट ऑफ ए इक्वल्स टू अर्ली स्टार्ट ऑफ बी। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है? ए से बी, अर्ली स्टार्ट ऑफ बी माइनस अर्ली फिनिश ऑफ ए। तो इस तरह हम देखते हैं कि जब हमारे पास 15 माइनस 15 कितना जाएगा 0। तो एक्टिविटी ए का एक्टिविटी ए का जो फिनिश फ्री फ्लोट है वो कितना हो गया 0। अगर मुझे बी का मालूम करना है तो हम ये देखते हैं कि सी में और ई में दोनों में सेम ही रिजल्ट है 25, तो किसी से भी माइनस कर लें तो बी का फ्री फ्लोट क्या हो जाएगा 0। क्यों? हमने 25 में से 25 को माइनस कर लिया। सी का फ्री फ्लोट क्या होगा? अगेन 0, कि सी का जो हमारे पास रिजल्ट है वो डी से आएगा। सो डी का अर्ली स्टार्ट 41 है और सी का अर्ली फिनिश क्या है 41। तो रिजल्ट क्या है 0। डी का मैं देख रहा हूं तो डी का भी फ्री फ्लोट 0 है। इसी तरह मैं ई का देख रहा हूं तो ई का फ्री फ्लोट क्या है? वो भी 0 है। एफ का फ्री फ्लोट क्या है? वो भी 0 है। लेकिन यहां पर क्या देख रहे हैं कि जी का फ्री फ्लोट 0 नहीं है। कितना है फ्री फ्लोट जी का? 3। तो हमने कहा कि जी का फ्री फ्लोट क्या होगा? एच के अर्ली स्टार्ट से जी के अर्ली फिनिश को माइनस किया तो 53 माइनस 50 कितना हो गया 3। इसका मतलब यह है कि अगर एक्टिविटी जी 3 दिन भी डिले होगी तो एक्टिविटी एच को फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि फ्री फ्लोट जिस पाथ में आया है वो पाथ क्रिटिकल पाथ नहीं है। जिस पाथ पर फ्री फ्लोट या फ्लोट की वैल्यू आई है वो क्रिटिकल पाथ नहीं है, वो लॉन्गेस्ट पाथ नहीं है। अब अगर मैं टोटल फ्लोट की बात करूं तो टोटल फ्लोट आप दो में से कोई भी एक फॉर्मूला से यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मुझे एक्टिविटी ए का ही टोटल फ्लोट मालूम करना हो तो एक्टिविटी ए का टोटल फ्लोट कैसे निकलेगा कि मैं कहूंगा कि जी लेट फिनिश ऑफ ए माइनस अर्ली फिनिश ऑफ ए। तो लेट फिनिश से अर्ली फिनिश को माइनस कर दूं सेम एक्टिविटी के, या लेट स्टार्ट से अर्ली स्टार्ट को माइनस कर दूं। तो आप ये देखते हैं कि आपके पास एक्टिविटी ई, एफ और जी तीनों का फ्री फ्लोट क्या आ रहा है 3। इसका मतलब ये नहीं कि 3E के, 3F के, 3G के। इसका मतलब ये कि जो G के 3 दिन हैं जो उसने अपनी कहते हैं ना हमारे बाप कमाई, वो फ्री फ्लोट है। लेकिन E और F यूज कर रहे हैं तो वो किस पे यूज कर रहे हैं? वो उसकी वजह से यूज कर रहे हैं। तो जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो ये आएगा कि एक्टिविटी E पे 3 दिन का फ्री फ्लोट है और F पे भी 3 दिन का फ्री फ्लोट है। और एक्चुअली वो 3 नहीं है, वो जो सॉरी एक्टिविटी E पर भी 3 दिन का टोटल फ्लोट है, एक्टिविटी F पर भी 3 दिन का फ्री फ्लोट है। लेकिन जो एक्टिविटी G का, मैं फिर गलत बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा गर्मी लग रही है, शायद स्वेटिंग भी इसी वजह से हो रही है। दोबारा करता हूँ, एक्टिविटी ई का जो टोटल फ्लोट है वो कितना है 3 डेज। एक्टिविटी एफ का जो टोटल फ्लोट है वो कितना है
3 डेज। और एक्टिविटी जी का जो टोटल फ्लोट है, बेसिकली जो एक्टिविटी जी, वो रिजल्ट तो 3 आ रहा है, लेकिन वो क्या है, एक्टिविटी जी के फ्री फ्लोट की वैल्यू है। तो एक्टिविटी जी का 3 डेज का फ्री फ्लोट कौन यूज कर रहा है, एक्टिविटी ई और एफ यूज कर रहे हैं एज अ टोटल फ्लोट। सो हमने इस बेसिकली पूरी एक्सरसाइज में आपको इस डायग्राम का क्रिटिकल पाथ बताया, कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग जीरो मेथड, और हमारे ओवरऑल प्रोजेक्ट में हम कैसे यूज़ करेंगे। इसके बाद मैंने आपको एक्सरसाइज दी है, एंड आई वुड रिकमेंड यू कि आप उस एक्सरसाइज के भी जो है वो फ्री फ्लोट मालूम करें, टोटल फ्लोट मालूम करें, और देखेंगे आप किस तरह से उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।